15 साल बाद खत्म हुआ सत्ता का वनवास। यूपी में खिला कमल। जुबान पर सबका साथ, सबका विकास। सत्ता में आते ही छा गए योगी। ताबड़तोड़ लिए फैसले। साफ सफाई की छेड़ी मुहिम। भ्रष्टाचार के खिलाफ महाजंग। अपराधियों को सूबा छोड़ने का अल्टीमेटम। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। 30 दिन में बदलाव की बड़ी बयान। मंत्रियों से मांगा संपत्ति का हिसाब। लाल बत्ती पर भी लगा दी पाबंदी। बाबुओं का भी बन गया टाइम टेबल। योगी एक्शन में है। 30 दिन में एक के बाद एक फैसलों से उत्तर प्रदेश को बदल देने का जज्बा दिखा रहे हैं। सूबे को 24 घंटे जगमग करने का भरोसा दिला रहे हैं। बदलाव की कहानी लिखने में टीम योगी भी जुटी है। सत्ता के गलियारों में आराम फरमाने वाले नेता सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। औचक निरीक्षण योगी के मंत्रियों का हथियार बन चुका है। योगी थाने पहुंचते हैं तो योगी के मंत्री भी अचानक रेड कर काले कारोबारियों में डर पैदा कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर आज मौजूद हैं टीम योगी के 7 मंत्री, जो देंगे हर सवाल का जवाब, जो बताएंगे सरकार का मंत्र और जिनका होगा सच से सामना अगले 1 घंटे तक। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। योगी सरकार को सत्ता संभाले 30 दिन यानी कि 1 महीना पूरा हो चुका है। गोमती रिवर फ्रंट पर हम आज मौजूद है लखनऊ में योगी सरकार के मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों के साथ, और आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि योगी सरकार ने 30 दिनों में जो फैसलों की झड़ी लगा दी है, क्या यही रफ्तार रहेगी उत्तर प्रदेश के बदलाव की? आइए हमारे साथ बता दें, सूर्य प्रताप शाही जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेतन चौहान जी, हमारे साथ सुरेश पासी जी हैं, हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी हैं, हमारे साथ एसपी सिंह बघेल साहब हैं, हमारे साथ सुरेश राणा साहब हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। कुछ एक मंत्री और हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं चर्चा की। शाहिद साहब, शुरुआत आप ही से। पहला सवाल, सबसे बड़ा तोहफा एक 36,000 करोड़ का कर्ज माफी का जो शपथ पत्र में था, योगी सरकार ने उसे अमली जामा पहनाया, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा जोर पड़ेगा और उसके साथ साथ अभी बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। क्या योजनाएं हैं? देखिए, प्रदेश और देश के अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है और अन्न उत्पादन जो हमारा अन्नदाता है किसान, वो पिछले विगत कई वर्षों से बहुत ही परेशान था, पीड़ित था। कभी दैवीय आपदा से, कभी ओले के कारण, कभी अन्य मौसम के कारण, तो जो उसको भारी नुकसान हुए थे जी। और उसकी वजह से वो बैंकों से जो कर्ज लिए थे उसकी अदायगी कर पाने में वो समर्थ नहीं थे। इस अनुभव के आधार पर और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित शाह जी, सबके मार्गदर्शन में किसानों के बहबूदी के लिए, उनकी प्रगति के लिए क्या हम कार्यक्रम बनाएं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करके एक लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया जी। और उसमें किसानों की अहम भूमिका रही है, क्योंकि आज भी प्रदेश के भीतर 78% किसान हैं, गांव में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, उनका परिवार है और कृषि पर आधारित मजदूर वर्ग है। और इसलिए उस क्षेत्र का हम प्रगति ठीक प्रकार से कर सकें और बिना किसी चिंता से ग्रस्त हुए किसान निर्भीकता पूर्वक अपनी खेती को कर सके, इसलिए हमने उसमें ये व्यवस्था किया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जी, तो हम सीमांत कृषक और लघु कृषक के कर्जों को माफ़ करेंगे, फसली ऋण को माफ़ करेंगे। और मुझे यह कहकर के प्रसन्नता हो रही है कि उसमें इस बात को भी कहा गया था कि पहली मंत्रिपरिषद में होगा। रामनवमी के पूर्व जो है वो पहली मंत्रिपरिषद बैठी और पहली मंत्रिपरिषद के आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने साथी सहयोगी मंत्रिपरिषद के सभी मित्रों को देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अहम घोषणा को ज़मीन पर उतारने पर हमारा सहयोग किया और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लगभग 86 लाख किसानों के ऋण को राज्य सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है और उनको हमने ऋण की चिंता से मुक्त कर दिया है कि वो स्वच्छंद भाव से वो खेती को करें। सुरेश राणा जी, गन्ना किसान सबसे बड़ा मसला, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना किसान के लिए दोहरी मार पड़ती है।
एक तो सरकार से पैसे नहीं मिलते, दूसरे मिल पैसे नहीं देते। क्या करेगी योगी सरकार जिसकी वजह से गन्ना किसानों को उनका मुआवजा, उनका फ़ायदा, उनकी मेहनत की कमाई मिल सके? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार हमें प्रेरणा दी है और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जी कि जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके तुरंत बाद गन्ना किसानों की चिंता प्रारंभ हुई और शायद पहली बार ऐसा हुआ है जो विषय अक्टूबर नवंबर में उठता था गन्ना भुगतान का, वो विषय मार्च में उठा है। ये पहली सरकार है जिसने मार्च से ही गन्ना किसानों के भुगतान की चिंता शुरू की है और उसका परिणाम भी देखने में आ रहा है। और परिणाम ये है कि यदि मैं पिछले साल की बात करूं जी तो आज की तारीख तक लगभग 60% गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था। जी आज हम लगभग 82% भुगतान करा चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से लगभग भुगतान हो रहा है और केवल भुगतान ही नहीं, तमाम विषयों को लेकर के आदरणीय योगी जी के निर्देश पर पूरी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि 120 दिन के अंदर हम बकाया भुगतान करा देंगे, निश्चित रूप से उससे पहले ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और अब वो दिन गए हैं, अब बहुत अच्छे दिन आए हैं और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान मुस्कुरा रहा है और बहुत तेजी के साथ गन्ना किसान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम देश के पहले चीनी उत्पादक हो गए। सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है और गन्ना भी हम सबसे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। और जहां प्रोडक्शन की मैं बात करूं, गन्ने के उत्पादन की, उसमें भी हम देश में बहुत तेज़ी के साथ, जहां बहुत 60 के आसपास रहते थे, हम 67.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्ष में हम इस और आगे गति के साथ इस पैदावार को बढ़ाएंगे और आने वाले समय में गन्ना किसान भी, उद्योग भी सब मिलजुल करके बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और गन्ना किसान खुशहाली के साथ आगे बढ़े। बघेल साहब, आपके तमाम मंत्रालयों में से एक है पशुधन मंत्रालय और आजकल सुर्खियों का विषय बना हुआ है गौ हत्या को लेकर और उसके साथ साथ तमाम जो बवाल मचे हुए हैं उसको लेकर। क्या करेंगे आप ताकि लोगों में ये भरोसा जते कि कम से कम आपका मंत्रालय ये लोगों में सिर्फ सुर्खियों के लिए नहीं बल्कि उसके काम के लिए जाना जाएगा? देखिए, हमें विरासत में गौवंश वध अधिनियम मिला है, हम उसका केवल पालन कर रहे हैं जी। उसमें किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हो रहा है। क्या आर्म्स एक्ट का पालन पुलिस नहीं कर रही है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट का ट्रैफिक वाले पालन नहीं कर रहे हैं? तो हम गौवंश वध अधिनियम का पालन कर रहे हैं, अभी कुछ नया जोड़ा नहीं है और उसमें इतनी परेशानी गौ हत्यारों को या गौवंश हत्यारों को हो रही है। तो शीघ्र ही थोड़ा ऐसा भी कानून लाएंगे कि जिसमें सज़ा ज़्यादा हो। तो हम अपने जो हमें विरासत में अधिनियम मिला उसका पालन कर रहे हैं। भावनात्मक रिश्ता भी गाय से जुड़ा हुआ है जी। बैल हमारी कृषि का मुख्य साधन रहा है। तो ये गौवंश वध जीरो, इसको तो किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये बताइए पासी साहब, आवास, यहीं पे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप 18 मंजिल की इमारत पे चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आवास के नाम पर जितना भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है, क्या उसकी आप जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं वहाँ तक भी पहुँच पाए हैं? सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रदेश के मुखिया योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी तक जो भ्रष्टाचार हुआ है आवास में, आगे नहीं होगा। हम गरीबों के लिए काम करेंगे, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। अभी तक जो आवास बनाए जाते थे, इसमें मानक था कि 10% आवास अल्प आय वालों के लिए बनाए जाएं, लेकिन ना तो कोई प्राइवेट बिल्डर बनाता था, ना तो कोई विकास प्राधिकरण बनाता था, ना आवास विकास की तरफ से बनाया जा रहा था। अब इस पूरी तरह से लागू होगा, 10% गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे। और भ्रष्टाचार का क्या करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मसला अगर आज उत्तर प्रदेश में है तो वो है आवासीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार। उसके नियंत्रण के लिए क्या उपाय है आपके पास? भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार में हुआ वो तो हो गया, अब इस नई सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा जी। उसकी पूरी रोकथाम के लिए जितना भी सख्ती से हमें कानून का पालन करना पड़ेगा उसको हम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। दारा सिंह चौहान साहब, गोमती नदी के किनारे हम खड़े हैं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज ये नदी सूख रही है, मर रही है और यही हाल पर्यावरण की दृष्टि से लगभग पूरे प्रदेश का है।
कहा जाता है कि यहाँ पर आप प्लांट नहीं लगा सकते क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ पर्यावरण की इतनी दुर्गति भी हो रही है। कैसे ठीक करेंगे इसे? क्या क्या चुनौतियाँ हैं आपके सामने? पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो गंगा रिवर फ्रंट की चर्चा हो रही है, इस सरकार में पूरी तरीके से पर्यावरण को पूरी तरीके से अनदेखी किया गया। और पूरे प्रदेश में केवल गोमती ही नहीं जी, जितनी भी हमारी नमामि गंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है अविरल और निर्मल गंगा के लिए, कहीं भी इस प्रदेश सरकार ने जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस होना चाहिए, जहाँ पर्यावरण को बनाए के रखने के लिए वृक्षारोपण करनी चाहिए, कभी इस पूर्व की सरकार ने कोई चिंता नहीं किया। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद जी, चूँकि देश के हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने सुना होगा परसों राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी उन्होंने जी, जनधन के साथ उन्होंने एक बंधन कहा था कि वन भी एक बहुत बड़ा हमारा धन है जी। वन लगाना और उसको बचाए रखना, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी नाते जिस तरीके से अवैध कटान हो रहे थे पूर्व की सरकारों में, हमारी सरकार आदरणीय योगी जी की सरकार बनने के बाद जब ये जिम्मेदारी हमें मिली, हमने खासकर अपने सरकार में आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में एक भी अवैध कटान नहीं होना चाहिए। अगर कोई अवैध कटान हुआ जी, तो जो भी कंसर्निंग जो अधिकारी होगा वो दंड का भोगी होगा, उसे दंडित किया जाएगा। चेतन चौहान साहब, खेल के मामले में उत्तर प्रदेश अपने आप में बड़ा पिछड़ा सा रहा। ऐसे तो बड़े सारे क्रिकेटर्स यहाँ से रहे, आपने भी क्रिकेट में महान योगदान रखा अपना, लेकिन आज खेल की अवस्था इतनी बुरी है कि जहाँ स्टेडियम नहीं होना चाहिए वहाँ 500,000 करोड़ के स्टेडियम है। जहाँ बच्चों को खेलने की जगह चाहिए वहाँ 500 रुपए की चीज़ भी उपलब्ध नहीं है। ये जो मिसमैच है, इसका क्या करेंगे? देखिए, जो पिछली सरकारें रही है बीजेपी की सरकार को छोड़कर, खेल उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं थी। खेल तो ऐसा ही ठीक है, कटौती करनी है सबसे पहले स्कूल का मास्टर खेल वाला निकाल दो जी, सामान के लिए कटौती कर दीजिएगा। इस सरकार के लिए खेल जो है प्राथमिकता है। खेल, युवा कल्याण, रोजगार, ये प्राथमिकता है। पिछले जो 5 साल में हुआ है, मैं समझता हूँ कि बड़े स्टेडियम बनाए हैं, बड़ी इमारतें बनाई है। अब मैं ज़्यादा टेलीविज़न पर हूँ तो इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अनावश्यक कि एक मुख्यमंत्री की जगह वहाँ पर 50,000 लोगों की कैपेसिटी का स्टेडियम बनता है, 428 करोड़ का। आप सैफे स्टेडियम की बात कर रहे हैं। चलिए, आपने नहीं कहा, मैं ही कह दे रहा हूँ। अब ये बताइए कि वहाँ पर आप मैच करेंगे तो कौन आएगा देखने? अब वो देखना पड़ेगा, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ कि इतने स्टेडियम की आवश्यकता थी, एक बात, और दूसरी बात, क्या अधिक पैसा तो नहीं लगाया? मेरे हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, क्योंकि फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में मैंने खड़े होकर बनवाया है, उसकी 45,000 कैपेसिटी है और हमने 114 करोड़ में बनाया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वहाँ पर है खिलाड़ियों के लिए, सब चीज़ है, नेट, ये वो सारी चीज़ें हैं, वाईफाई, टर्न स्टाइल, क्या नाम है, पीने का पानी, RO सिस्टम, हमने सब कुछ किया हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा वहाँ पर कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बुनियादी चीज़ों पर जा रहा हूँ। मैं खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक तरफ जैसा मैंने कहा 428 करोड़ का उधर हो गया। रामपुर में ऑलरेडी वहाँ पर एक हॉकी का स्टेडियम था, एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ था, वहाँ और एक स्टेडियम बन रहा है 80,000 करोड़ की है। मैं बुनियादी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, पैसे कितने मिलते हैं खिलाड़ियों को रोज़ाना जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर कॉलेजों में रहते हैं, उनको जो डाइट अलाउंस है वो 300 रुपये पर डे है। 300 रुपये में 3 वक्त का खाना और चाय या दूध पिलाना, ये कहाँ से संभव है? जो बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं जब वो प्रदेश के लिए खेलते हैं, 1,500
इज़ द लिमिट। 1500 रुपये में तो जूता भी नहीं आता है, उसमें उनको टी शर्ट भी डालनी है, ट्रैक सूट भी है, शॉर्ट्स भी हैं और जूते भी हैं। 1000 तो मैंने हमारे जो डायरेक्टर है उनको बुला के हमने कहा तुरंत डबल करिएगा इसको, 1500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, इसको तुरंत प्रपोजल बनाइए, 3000 रुपया करिएगा। 3000 रुपये बच्चों के कपड़ों के लिए कि कम से कम जूता लेके आए, चीज़ अच्छी मिल जाए और अच्छी क्वालिटी की भी मिले। ये नहीं कि फालतू सी क्वालिटी जो है पहनने से पहले ही जो कतर गई, फट गई, रुआ निकल गया। उसी प्रकार से खाना अच्छा मिले, वेजिटेरियन खाना मिले। नौजवान बच्चे हैं ये, और इनको नॉन वेज अगर खाना चाहे तो नॉन वेज भी खाना मिले, तो इसको 600 रुपये पर डे इनकी डाइट। नॉन वेज खाने की बात कर रहे हैं, उस पर विवाद हो जाएगा? नहीं, कोई विवाद नहीं है। ये खिलाड़ी लोग, हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम खिलाड़ियों के। मैं गौवंश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गौवंश की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा, मैं आप सबों के सामने ये जरा प्रश्न करना चाहता हूँ। धर्मपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, प्लीज़ 1 मिनट भाई साहब, प्लीज़ सर, धन्यवाद। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है आप लोगों ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, आपके कैबिनेट ने और आपकी सरकार ने इतने फैसले लिए हैं, फैसले लेने से पहले विवाद शुरू हो जाते हैं? आपने तो वही कानून पालन करने की बात कही ना, आपकी सरकार ने सिर्फ यही तो कहा था कि भाई अवैध हल नहीं हो सकता, अगर आप बुचर खाने अवैध चलाते हैं तो नहीं हो सकता। मैं आप सबके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। फिर इस पे विवाद और अचानक से अल्पसंख्यकों के लिए ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया? मुझसे पूछ रहे हो आपसे, और उसके बाद फिर आप लोगों की भी राय जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत सीधी बात है जी, जो विपक्ष में है पूरी तरीके से डिप्रेशन में है, पूरी तरीके से नर्वस हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। ये मैं कह, जो आईसीयू में पड़ जाता है ना आदमी, वो बेचारा हो जाता है, तो उसको कोई नर्स आ जाती है, कुछ जरा दे दे तो उसको तो लगता है भैया भाई तो स्वर्ग में आ गया या कुछ हो गया। ये ऐसे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है इनको, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो जब मुद्दा नहीं मिल रहा है तो जरा सी छोटी सी भी कोई घटना कहीं पर भी हो जा रही है, उसको जो है आसमान पे जो है इतना बड़ा बना दिया जा रहा है। ये है सच्चाई। कानून व्यवस्था इतनी टिच है। मैं अपने खुद के ज़िले की बात करता हूँ, जब मैं जीत के आया, मैंने मेरे जिलाधिकारी और कप्तान से कहा 7 दिन के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कोई गौकशी नहीं हो रही है। चोरी डकैती जो पहले होते रहती थी, दिन में होती थी, जानवर जो दिन में खुल जाते थे, जबरदस्ती उठा के ले जाते, सब कुछ बंद है। ये बहुत भारी परिवर्तन हो गया। अधिकारियों को भी हम कह रहे हैं, कि बदल गया है, परिवर्तन, राज बदल गया है, ठीक हो जाइएगा, नहीं तो आप बहुत तकलीफ में आओगे। बघेल साहब, आपके मंत्रालय से तो खास करके ये बात निकल कर आ रही है, एक तरफ तो अलवर की घटना हो गई, उसका वीडियो बनाकर जम्मू कश्मीर में दिखाया जा रहा है कि देखो ये हो रहा है योगी का प्रभाव, तो क्या यही है योगी का प्रभाव? नहीं, वो एक दूसरी कोई एक व्यक्ति विशेष से कोई घटना हो जाए, वो सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेकिन जलेबी को चाय जब देखते थे कि उसको सील कर दिया जाता था, सैंपल भर दिया जाता था बर्फ़ी का। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी गोश्त की दुकान में फ्रिज नहीं देखा है, मैंने रेफ्रिजरेटर नहीं देखा है, डीप फ्रीजर नहीं देखा है, लेकिन चौराहों पर बिकने वाली मिठाई भी पॉलीथीन में रहती है। जी, मैं पूछना चाहूँगा विगत सरकार के सैनिटरी इंस्पेक्टर से कि जलेबी और बर्फ़ी रानी को कितनी बार सैंपल किया गया है, बिरयानी को कितनी बार किया गया है। तो योगी जी एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें उनको खिचड़ी और बिरयानी एक सी दिखाई पड़ती है। जी, तो सवाल यह है कि कट्टी खाना बंद नहीं कर रहे हैं, अवैध कट्टी खाना बंद कर रहे हैं, तो अवैध कट्टा का भी कारखाना बंद होगा, तो अवैध खनन भी बंद होगी, तो अवैध परीक्षा भी, नकल वाली भी बंद होगी। तो ये हमारी वो है। अब वो कहेंगे कि साहब हमारे पास लाइसेंस है। जी, लाइसेंस मोटरसाइकिल का चलाने का जब मिलता है तो आप अच्छी ड्राइविंग जानते हैं, इसका मिलता है, 5 बैठाने का नहीं मिलता है। नहीं तो लाइसेंस अगर मिला है, एक भैंस काटने का लाइसेंस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लाइसेंस मिल नहीं रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन आजकल इनका मंत्रालय सुर्खियों में है। लाइसेंस के बारे में बता दूं कि लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि सारे अवैध काम करने का लाइसेंस मिल गया है। जी, जिन लाइसेंस देते हुए जिन शर्तों को कहा जाता है, उन शर्तों का अनुपालन होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति इनके चौहान साहब के यहाँ मान लो कोई 4 पेड़ काटने की अनुमति लेता है जी, और वो 400 पेड़ काट देता है। होना ये चाहिए कि 4 पेड़ चिन्हित करो, मेरे सामने काटो, उसके बाद उस परमिट को फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो लाइसेंस देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। लाइसेंस देने का मतलब ये नहीं है कि बीमार पशु कटेगा। जितनी आदमियों को बीमारी होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो और जॉइंडिस हो, वो पशुओं को होती है। भैंस 3 कुंटल से लेकर 3.5 कुंटल की होती है, जिसको 1500 लोग खाएंगे। तो आदमियों के स्वास्थ्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए वैध काम करना है तो करें, अवैध काम कोई यहाँ पर नहीं होगा। धर्मपाल जी, मैं आपके पास हूँ। आपके मंत्रालय की बातचीत तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं एक साथ साथ ये सवाल जानना चाहता हूँ, ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना,
उसकी वजह से आपके पूरे मंत्रिमंडल की पूरे देश भर में खूब छपाई हुई। क्या ये वाकई में इसकी आवश्यकता थी? बिल्कुल इसकी आवश्यकता थी। इसलिए आवश्यकता थी कि हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी जी। 5 साल की अबोध बालिका से लेकर 60 साल की महिला तक से बलात्कार की घटनाएं हो रही थीं। अब बहन बेटी इतनी सुरक्षित है, अपराधी डरता है कि साधारण वेश में कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। तो ये जो एंटी रोमियो का जो गठन हुआ है जी। ये आम नागरिक के लिए बहुत लाभदायक है और सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। सुरेश राणा जी, आपके क्षेत्र में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी जो है उसका बड़ा दुरुपयोग कर रही है। कोई भी जोड़ा सड़कों पर जाता दिखाई देता है तो उसको धर पकड़ लिया जाता है, हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देखा जाता है। क्या ये वास्तविकता है? हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देखने वाले जो लोग हैं वो हमेशा से ऐसे ही देखते हैं। चाहे विकास की योजना हो तो भी उन्होंने इसी नज़रिए से देखा है जी। और पिछले 5 साल में देखा होगा, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विकास की योजनाओं में भी धर्म आधारित योजनाएं बनाई गई हैं। हमारे यहाँ वो दृष्टि नहीं है। सबका साथ सबका विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उसी का पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है और योगी राज में कानून का राज है। और उत्तर प्रदेश में देख भी लिया किस प्रकार तेज़ी से घटनाओं में गिरावट आई है जी। महिला अपराध में जहां उत्तर प्रदेश चरम पर बना हुआ था, तेज़ी के साथ आज ही की मैं बात बताऊं, सुबह एक यहीं के लखनऊ के बहुत सारे हमारी बहनें मेरे से मिलने आई तो ऐसे ही उन्होंने आम चर्चा में कहा कि अब हम लखनऊ में घूमते हैं तो 15-15, 20-20 गाड़ियों का वो काफिला में दिखाई नहीं देता, वो माहौल दिखाई नहीं देता। अब रात को 12 बजे भी घूमते हैं तो लगता है कोई परेशानी नहीं है। ये योगी सरकार है, ये योगी सरकार का इफेक्ट है। शाही जी, आज की एक बड़ी घटना जिसमें एक बार फिर से केस को शुरू किया जा रहा है, क्रिमिनल केस कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, खास करके एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के ऊपर भी। राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणियां थी उसके आधार पर योगी सरकार ने कोशिश की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की जाए, लेकिन इसे भी एक अलग नज़रिए से ही देखा गया। विपक्षी पार्टियां इसे एक अलग नज़रिए से ही देख रही हैं। राम मंदिर निर्माण कितना महत्वपूर्ण है योगी मंत्रिमंडल के लिए? देखिए, राम जन्मभूमि वो संपूर्ण देश के आस्था का सवाल है और हमारे इतिहास और संस्कृति से जुटा हुआ सवाल है और इसलिए उसको भिन्न नज़रों से नहीं देखा जा सकता है। जहाँ करोड़ों देशवासियों की आस्था लगी हुई है और निरंतर लोगों की भावना है कि भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाया जाए, तो हमारी प्रदेश की सरकार का ये प्रयास होगा कि किसी तरीके से उसका सेटलमेंट हो और उसमें हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हम राम मंदिर का निर्माण करने का सपना हम पूरा कर सकें जी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, वह सीबीआई ने कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे कुछ नेताओं के खिलाफ और कुछ वरिष्ठ लोगों के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट लगाई है। अब सवाल उसका है ट्रायल होने का जी। तो प्री ट्रायल तो नहीं किया जा सकता। अभी कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात की गुंजाइश है कि जहां इस बात की सुनवाई होगी कि उनकी उसमें भूमिका क्या है और बिना उनकी भूमिका तय किए हुए हम कि कोई और अंदाज़ा लगा लें, ये बात नहीं है। हम उन लोगों ने सबने जन जागरण करने का प्रयास किया था, हम सब ने कानून का पालन करने का प्रयास किया था और उस समय की सरकार ने भी इस बात की कोशिश की थी कि कानून का पालन रहे। हमने सिर्फ एक बात ये कहा था कि यदि कोई चीज़ वहाँ पर एक्सेस होती है तो हम जो है वहाँ गोलियाँ नहीं चलाएंगे। पूर्ववर्ती आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने वहाँ पर गोलियों से अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया था। हम वैसा नहीं करना चाहते थे कि हम रक्त रंजित कर दें। हमने जितना फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए था उतना हमने फोर्स इस्तेमाल किया और राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू होने के बाद भी 24 घंटे तक वहाँ की परिस्थितियों पर नियंत्रण न हो पाना, उसका मतलब यह है कि उस समय की कल्याण सिंह जी की सरकार ने जो भी कदम उठाए थे वो जस्टिफाइड उठाए थे। हमने जितना प्रिकॉशनरी मेजर उठाने चाहिए थे हमने उसको उठाए और इसलिए मैं तो समझता हूं कि वो देश के भावनाओं का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का प्रयास किया है कि यदि दोनों पक्ष समझौता कर लें और आपस में बातचीत करके रास्ता निकालें तो उन्होंने भी एक अवसर दिया है और ये रास्ता कभी बंद नहीं हुआ है। समझौते का रास्ता हमेशा चलता है और देश की इतनी बड़ी जनसंख्या के भावनाओं को देखते हुए मैं समझता हूं कि मुस्लिम समुदाय एक दिन इस बात से सहमत होगा कि वहाँ पर जहाँ भगवान श्री राम का जन्म स्थान है वहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। बघेल साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। आज लखनऊ में एयरपोर्ट से हजरतगंज आते आते मैंने कम से कम 15 ऐसे बड़े होर्डिंग्स देखे जिसमें लिखा है कि इस महीने के अंत में चलो अयोध्या। तो क्या एक मूक समर्थन है सरकार का जहाँ अयोध्या को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जैसा शाही जी ने कहा कि वो आस्था का प्रश्न है
और इसके पुरातत्व में जाएं, इतिहास में जाएं तो त्रेता पहले है। 1191 में मोहम्मद गोरी आए थे, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद बलवन, उसके बाद रजिया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, शेरशाह सूरी, उसके समकक्ष, फिर उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जी। तो 1191, उसके पहले कुछ आक्रांता और आए थे, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह, लेकिन द्वापर कृष्ण के जन्म को ही 5000 साल हो गए और उसके चिन्ह हैं। ये गुलशन नंदा की कहानी नहीं है, रामचरितमानस प्रेम वाजपेयी या गुलशन नंदा या शिवानी जी की उपन्यास नहीं है, ये हकीकत है। रामायण हकीकत है, रामचरितमानस हकीकत है, तो उसको तो मानना पड़ेगा, ये काल्पनिक पात्र नहीं है। इसलिए चलो, अयोध्या तो हमेशा चलना चाहिए, अयोध्या तो हमेशा जाना चाहिए और लोग जाते भी रहें। यहाँ पर बैठे हुए लोग इस तो चलो अयोध्या का से जाए ना जाए, चलो अयोध्या का मतलब धनपाल जी ये तो नहीं कि मंदिर निर्माण की तरफ आगे बढ़ो। देखिए, मंदिर निर्माण, रमैती सा रामा जो सब में रमण कर रहा है वो राम है। राम प्राण है और राम आस्था है, सभ्यता है, व्यवस्था है जी। इसके लिए दुनिया जानती है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, विवाद का कोई विषय है ही नहीं, और वैसे कोर्ट में है, कोर्ट जो निर्णय लेगा वो जनता तय करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? उनकी टिप्पणियां आपने लगातार सुनी होंगी। अब वो टिप्पणियां अपने आधार पर कर रहे हैं और उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, कोर्ट में ये निर्णय है, कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा दारा सिंह चौहान जी, राम मंदिर को लेकर जो आस्था का विषय है, लेकिन उसे लेकर बार बार एक अलग नज़रिया इख्तियार करने की कोशिश की जाती है। आखिरकार कहाँ तक सही है ये मामला? क्योंकि राम मंदिर की बात एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ 3 तलाक का मसला भी खड़ा हो जाता है, और योगी जी का द्रौपदी वाला बयान आजकल ज़बरदस्त इंटरनेशनल कवरेज भी पा रहा है। देखिए, अयोध्या के सवाल को लेकर के तमाम जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जिनके मन में प्रवृत्ति है कि भले से सरकार का विरोध करना, ये तमाम तरह के न्यूसेंस क्रिएट करते रहते हैं। हमारी सरकार और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कभी कभी नफ़रत की बात कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। जहाँ तक अयोध्या के मंदिर के सवाल है, ये सही है कि लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी सवाल किया गया। तो जब तक मामला सब जुडिस है, ये भी तय है या तो दोनों पक्ष साथ मिल करके कोई रास्ता निकाल लें जी, या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मामला तो जब आगे इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होगी जी, तब दोनों पक्ष बैठ करके इसका कोई फैसला करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन या फैसला होगा उस आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। चलिए, आइए ज़रा जनता के बीच में चलते हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे? आपके मंत्री जी, हम मंत्री तमाम मौजूद हैं, पूछिए सर जल्दी। मेरा सवाल आपसे है कि जो आप गौवंश की बात करते हैं, तो गौवंश पे आपने कहा कि बैल हमारी कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण वो कारक है, लेकिन आज की डेट में बैल हमारी कृषि में अब यूज नहीं किया जा रहा है, वो फसलों को नष्ट कर रहा है। उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? जी, ऐसी बात नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और बिजनौर से लेकर बलिया तक है। अधिनियम जो हमारा है वो पूरे सूबे के लिए है। तो पूर्वांचल बुंदेलखंड में आज भी बैल से ही खेती हो रही है। ये अलग बात है कि पहले बैल बछड़ा पैदा होता था तो गुड़ बांटा जाता था, बछिया पैदा होने पे मातम मनाया जाता था, लेकिन आज बछिया पैदा होने पर खुशी होती है। बैल की डिमांड कम है, लेकिन अगर हमारे घर के लोग 60 साल के हो गए हैं, नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड नहीं है, तो क्या हम उनको बाहर घर से निकाल देंगे? अगर बैल अनुपयोगी है। जी ठीक, नहीं आपका सवाल का जवाब मिल गया। आज आप लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जी, आजकल हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। रात में पहले लगता था कि हम लोग निकलेंगे तो कहीं कोई गाड़ी आके ना रोके या कुछ ना हो, मगर आज लगता है कि मेरी बेटी भी बाहर निकल सकती है और मैं उसको बोल सकती हूँ, नहीं बेटा तुम जाओ। जी,
जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हुई है, घर के बाहर तो सब सुरक्षित है, गाय के लिए अधिनियम है, पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, घर के अंदर महिला कितनी सुरक्षित है। और दूसरी चीज़ ये है, चाहे एक फादर लड़की के साथ हैरेसमेंट करता है, घर के बाहर की तो बात सब करते हैं, PWDV एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा और घर के अंदर 4 दीवार में महिला कब सुरक्षित होगी। मेरे लिए इसके आगे ये है कि रीज़न ये है कि आज भी आप बाहर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी ऑडियंस आके बैठी है, आप नंबर्स देख लीजिए, 5 मतलब महिलाएं हैं और पूरे पुरुष हैं। पैनल पे भी नंबर्स देख लीजिए, दे ऑल आर मेल। जी बघेल साहब आप ही जवाब दे दें, उसका आगे बढ़ते हैं। लोहिया जी ने कहा था कि महिला किसी भी जात, क्षेत्र और धर्म की हो वो पिछड़ी होती है। घर में उस ज़माने में साथ में खाना नहीं खाते थे, तो नेता सबसे पहले खाना खाता है, फिर घर के स्टूडेंट खाते हैं, मालिक खाते हैं, और लास्ट में चाहे MP हो चाहे प्रधान हो जी, घर में महिलाएं 5-7 दिन अचार और चटनी के साथ खाना खाती हैं। थोड़ा हम ये भी कहना चाहेंगे, आरोप नहीं लगा रहे हैं, कि थोड़ा शोषण वास्तव में महिलाओं द्वारा महिला का बंद होना चाहिए। जेठ और ससुर ने दहेज नहीं मांगते हैं, ये साड़ी का ताना बाना बहू जब आती है तो महिलाएं देखती हैं। जेवर को फिजिकल बैलेंस हाथों को बैलेंस बना करके उस जेवर की तुलना महिलाएं देखती हैं, और बर्तनों को देखती हैं कि हवा आएगी तो तुम्हारे ये बर्तन उड़ जाएंगे। ऐसा पुरुष लोग नहीं करते हैं, अक्सर महिलाएं। एक लड़के के लिए दूध का बड़ा गिलास होता है अक्सर घरों में, लड़की के लिए छोटा वाला होता है। लड़के के में मलाई आ रही है तो आने दो, लड़की में आ रही है तो उंगली लगा देते हैं। दूध बांटने का काम हम लोग नहीं करते हैं, महिलाएं ही घर में करती हैं। तो चौहान साहब, चौहान जी, अजय, जो चूल्हे में न्याय नहीं दे सकते हैं वो देश को न्याय की बात करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। नहीं बघेल साहब, आपने घर की कुछ बातें एकदम बाहर रख दी यहाँ पर। हम अपने घर से इस चीज़ को समाप्त कर रहे हैं। चौहान साहब, मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो महिलाओं के बारे में जो बहन जी आपने कहा, एक मुस्लिम महिला आई थी, बच्ची आई थी मेरे से मिलने के लिए, उसका पति दुबई में रहता है और दुबई से उसने तलाक करके उसको छोड़ दिया। तो न्याय दिलाएंगे हम लोग, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। नहीं, ये सवाल मैं उठाना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने शुरू कर दिया। मैं आपका पूरा उत्तर ट्रिपल तलाक को लेकर योगी सरकार इतनी दृढ़ निश्चय क्यों है? आखिरकार ये मसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सवाल मैं आप सब लोग के सामने रखना चाहता हूँ, शुरुआत आप ही करें। बस मैं एक लाइन में सबका जवाब दे। ये भारतीय जनता पार्टी है, गाँव गरीब किसान, झोंपड़ी का इंसान, महिलाओं का सम्मान, जो बच्ची ने यहाँ पे बात कही है, महिलाओं का सम्मान, और अयोध्या में श्री राम। तो कुछ भी छुपा नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ जो आपके सवाल पूछ रहे हो मैं समझता हूँ ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। शायद साहब, आप क्योंकि आप हमसे विदा लेने वाले हैं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर योगी जी की टिप्पणियाँ या फिर जो उन्होंने मुलाकात की कई मुस्लिम महिलाओं से, अचानक से सुर्खियां पकड़ लेती हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, JDU हो, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जी भी पटना से बैठकर ही दहाड़ने लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कहती आई है कि सबको न्याय तुष्टीकरण किसी का नहीं। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, और दोनों के प्रति जो है वो संवेदना रहनी चाहिए। एक महिला को कोई व्यक्ति, जैसा अभी बताया कि दुबई में बैठ करके 3 तलाक करके और इतने गहरे वर्षों के रिश्ते को छोड़ जाता है, उसके बच्चे को छोड़ करके जाता है, तो यह एक तरीके से नाइंसाफ़ी है। और इसलिए उसमें उसके भीतर निश्चित रूप से परिमार्जन होना चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। अभी हम चर्चा करके जन जागृति पैदा कर रहे हैं कि लोगों के भीतर कानून को पालन करने का एक आदत बने, उस दिशा में ये पहल हो रही है। हम किसी का जाति नहीं कर रहे किसी के साथ, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कानून का पालन करो। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के भीतर इस बात की व्यवस्था है कि एक पत्नी के रहते हुए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की ये पीड़ा है, उनकी ये दर्द है, उनकी संवेदनाओं को भी समझना ये हमारी सरकार का दायित्व है, और इसलिए उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। और हम इसलिए प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि उसके भीतर कोई सुधार हो, और उसके लिए मैं अच्छा होगा कि उनके उलमा, उनके मौलवी सामने आएँ और महिलाओं की इस पीड़ा को दूर करें, तो हमें उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँ आप सबके पास वक्त कम है, लेकिन एक आखिरी सवाल सुरेश जी, ऐसा क्यों होता है कि खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ये मानने लगा है कि आप लोग लाठी लेकर उनके पीछे पड़ गए हैं? भाई ऐसा क्यों? आपने तो अभी लाठी हाथ में पकड़ी भी नहीं होगी शायद। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। और हमने जो निर्णय लिए हैं जी, मैं कहना चाहूँगा योगी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो कोई समाज आधारित निर्णय नहीं है, वर्ग आधारित निर्णय नहीं है।
वो तमाम को सबका साथ सबका विकास के आधार पर निर्णय लिए गए। 24 घंटे बिजली की बात है, तो यदि 24 घंटे प्रदेश में बिजली मिलेगी तो क्या पूछा जाएगा कौन से धर्म को मिल रही है, किसे नहीं मिल रही है? यदि हमने 15 तारीख तक सड़कों में गड्ढे भरने की बात कही है तो धर्म आधारित नहीं है। यदि हमने गन्ने के भुगतान की बात कही है तो वो भी धर्म आधारित नहीं है। और अभी महिलाओं की बात आप कर रहे थे, 3 तलाक का मामला भी वहीं से जुड़ता है। पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, जब किसी देश का प्रधानमंत्री उठ करके सीट से उठ करके और एक गांव की महिला सरपंच के लिए वो माइक ठीक करता हो, ये हिंदुस्तान के अलावा कहीं हो नहीं सकता। और ये केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को प्रेरणा दी है और पूरा देश उस रास्ते पर चल रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कई सारे नेताओं का नाम लिया, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज योगी जी के पास बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आती हैं और बहुत सारे समाज सुधारकों के पास आती हैं, पत्रकार मित्रों के पास आती हैं। आखिर वो पीड़ा बता रही हैं तो लालू जी जवाब दें, उनकी पीड़ा का लालू जी जवाब दें, या जिन्हें परेशानी हो रही है, जिनके पेट में दर्द है, वो जवाब दें। जो जवाब देने वाले हैं वो जवाब दे रहे हैं। महिलाओं का सम्मान पूरी तरह से हमारे एजेंडे में प्राथमिकता पर है, और चाहे वो मुस्लिम महिला हो चाहे दूसरे वर्ग की महिला हो, हमने वर्ग के आधार पर बंटवारा नहीं किया। महिला है तो 50% आबादी है, हम बिल्कुल मातृशक्ति के रूप में लेते हैं और मातृशक्ति का सम्मान करते रहे। जी, एक आखिरी राउंड, प्लीज एक मिनट, मैं बस आखिरी राउंड में आप सब लोग के सामने आ रहा हूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी अगले 2 महीने तक कि 3 महीने तक के कार्यकाल में, क्या प्राथमिकता है आज आपकी? हमारी प्राथमिकता है सबका साथ सबका विकास। योगी सरकार में अभी जो निर्णय लिए गए, 1 महीने में देश आज़ाद होने के बाद पहली ऐसी सरकार है योगी जी की जिसने ये निर्णय लिया कि किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। अब खेती हिंदू भी करता है, खेती मुस्लिम भी करता है। हमने ये तय नहीं किया कि हम हिंदू किसान का कर्जा माफ़ करेंगे और मुस्लिम किसान का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। पहले ये होता था हिंदू लड़की को हम 10,000 रुपये देंगे कन्या विद्याधन में, मुस्लिम को 30,000 देंगे। तो धर्म के आधार पर योगी सरकार काम नहीं कर रही है, न्याय और इंसाफ के आधार पर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हाँ सवाल पूछ रहे हैं, उसी में एक ही शब्द में ये है कि इन्होंने घोषणा कर रखी है कि मुस्लिम गरीब कन्याओं का विवाह कराएंगे। तो क्या गरीब क्या मुस्लिम ही होते हैं? क्या सारे समाज के गरीब नहीं होते हैं? सबका विवाह कराना चाहिए, वो सबके लिए, कन्याओं के विवाह के लिए नहीं भाई साहब, आप समझ नहीं पाए, सबके लिए। हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, कबीलाई संस्कृति नहीं है, हम लोग जंगल में नहीं रहे हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए जी। मुस्लिम महिलाएं जो 50% उस धर्म की आबादी हैं, इतनी बड़ी संस्था जो शादी है उस पर एक तलवार 3 शब्दों पे लटकी रहेगी। तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं पर बहुत भारी है, इसलिए वो खौफ में रहती हैं, हमेशा खौफ में रहती हैं। जहाँ तक भाई का सवाल है, आपने पढ़ा नहीं, मंत्रिमंडल ने कहा गरीबी आधार होगी। अरे भैया बात नहीं समझा, ब्राह्मण गरीब महिला, ब्राह्मण गरीब महिला, क्षत्रिय सवर्ण गरीब महिला, बैकवर्ड गरीब बच्ची और मुस्लिम गरीब बच्ची, शेड्यूल कास्ट गरीब बच्ची, हमारा आधार सामूहिक विवाह का गरीबी होगा। दूसरा और बता दें आपको, जैसे शेड्यूल कास्ट में 30,000 रुपये मिलते थे, मिलना वो कंपलसरी नहीं था, थोड़ा सा पैसा आता था और जो लोग अप्लाई करते थे मुश्किल में 1-2% को मिलता था। योगी जी ने ये कर दिया कि जितने भी सामूहिक विवाह आप करना चाहेंगे, क्योंकि और हम लोग 51,000 की वो शादी करेंगे, 51,000 के चक्कर में कोई नकली शादी नहीं करेगा, कोई 7 फेरे नहीं ले लेगा, कोई निकाह नहीं कर लेगा, इसलिए मिसयूज ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अब जरा प्लीज भाई साहब आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। करके चल रहे हैं, सबको प्लीज, आखिरी सबकी लड़कियों का होगा। और मुख्यमंत्री जी विदा के समय कंधा भी देने के आएंगे। इसमें एक बहुत अच्छा संदेश है जी, और आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार एक ऐसा एक नजर आएगा नजारा कि जिला मुख्यालय पे जहाँ भी कहा है कि सामूहिक विवाह होंगे, एक तरफ आर्य समाज की पद्धति से शादी हो रही होगी, एक तरफ सनातन पद्धति से शादी हो रही होगी, एक तरफ उसी पंडाल में निकाह पढ़ रहा होगा, एक तरफ ईसाई पद्धति से शादी हो रही होगी। ये पूरे देश के दर्शन वहाँ होंगे, पूरी संस्कृति के दर्शन होंगे। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने धर्म आधारित नहीं, पूरे समाज की समग्र चिंता करते हुए ये कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैंने बहुत बधाई देना चाहिए। आशीष साहब, आपकी प्राथमिकता अगले 2 महीने क्या होगी ताकि 3 महीने पूरे होने पर योगी सरकार का कौन सा झंडा लेकर आप खड़े होंगे? अगले 3 महीने में हम गरीबों के लिए काम करेंगे, जो उनकी योजनाएं रुकी थी सबसे पहले उनको लागू करेंगे, उन्हीं पर तेजी से काम होगा। बिल्कुल। दारा सिंह जी, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगले 2 महीने में आप खुद अपने हिसाब से योगदान करते दिखेंगे मंत्रिमंडल में?
हमारे डिपार्टमेंट में जो अगले 2 महीने में पूरी तरीके से, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने एक गाइडलाइन दे दिया है जी कि 3 महीने में हमको पूरी तरीके से प्रदेश में एक पारदर्शी जीरो टॉलरेंस पे हमें सरकार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है जी। और इसलिए जो हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि पहली प्राथमिकता है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर्यावरण की बात हो रही है, आज पूरी दुनिया इसके लिए चिंतित है कि पूरी तरीके से हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे, किसी भी प्रकार से अवैध कटान नहीं होने देंगे और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जितना कुछ हो सकता है हम पेड़ को, जितना पहले कागज़ पे लगते थे पेड़, अब हम ज़मीन पे लगाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार। चेतन चौहान जी, एक ही लाइन भैया, खिलाड़ी आदमी हो, एकदम शॉर्ट। विकास 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 और अंत्योदय, यानी नीचे से शुरू करेंगे, गरीब आदमी से विकास शुरू होगा। शाही साहब, आपकी प्राथमिकता अगले 2 महीने में, ताकि 3 महीने आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहेगा? देखिए, कृषि और किसान के लिए हर समय जो है वो प्राथमिकताओं पर होता है। अभी थोड़े ही दिनों के बाद खरीफ की फसल बोई जाने वाली है। पूरे प्रदेश में हम व्यापक रूप से खरीफ के फसलों के लिए एक बेहतर अभियान चलाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप शामिल हुए। हम जानते हैं आपकी व्यवस्था है, लेकिन शुभकामनाएं जो अभी तक 30 दिन में आप कर पाए। बहुत कम ऐसी सरकारें हैं जो कर पाई हैं, और वाकई में अगर यही पेस रहा तो योगी सरकार अपने आप में बहुत कुछ करती दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद।